यहाँ आ गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं संदीप जी को भी जानती हूँ, वो भी मिडल क्लास फैमिली से, मैं भी मिडल क्लास फैमिली से हूँ। एक टाइम वो था जब हमने भी सोचा था कि भई सिर्फ़ अमीर लोग जाते होंगे बाहर, हम कहाँ जा पाएँगे? कि जैसे वॉर में जब आप कूद जाते हो ना, तब आपको पता चलता है हाउ वाइडली कैपेबल यू आर। इट्स जस्ट लाइक दैट। प्रोसेस टफ है, यूके का थोड़ा कम टफ है, आयरलैंड का ज़्यादा टफ है, ऑस्ट्रेलिया का उससे भी ज़्यादा टफ है, यूएस का उससे भी ज़्यादा टफ है। तो एक बार आप जब इस वॉर में कूद जाओगे, एक बार आप ओईटी वाली वॉर में कूद जाओगे, एक बार में क्लियर नहीं होता, 2 बार में करो, 3 बार में करो। जब भी क्लियर करो आप, जब आप यहाँ आओगे वो कंप्लीटली वर्थव्हाइल होगा, 6 से 7 लाख तक का हो सकता है। अगर आप दूसरे टाइप के एम्प्लॉयर के साथ जाते हैं, तो फिर आपका मुझे लगता है मुश्किल से आपका डेढ़ या 2 लाख रुपए खर्च होगा और बाद में आपको सारा अमाउंट रिफंड करेंगे। जैसे कि आपकी फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा, प्रोसेस और मतलब एटिपिकल वीज़ा। तो अगर वीडियो बनाई हुई है। अगर बच्चा इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो क्या होगा अलीशा? कि सर हमें एजेंट चाहिए, तो एजेंट की ज़रूरत कब पड़ती है अलीशा या फिर बच्चा क्या अपनी तरफ से भी प्रोसेस कर सकता है आयरलैंड की? नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर हम लोग यूके के बाद देखते हैं, तो हमारे पास आयरलैंड का होता है, जो एक ईज़ी प्रोसेस भी है, थोड़ा-सा महँगा है और थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस है यूके से, बट जैसे कि न्यूज़ चल रही है, आप लोगों को पता है और काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे अभी आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना, देखो ये मेरी ड्यूटी है, राइट? आप लोगों को अवेयर करना ये मेरी ड्यूटी है। तो किस तरीके से आप आयरलैंड में जाके एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एनएमबीआई का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस वाली वीडियो के अंदर हमारे साथ अलीशा हैं, जो कि आयरलैंड के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हैं। वो आपको सारी चीज़ें बताएँगी, क्या आपका रिक्वायरमेंट है, क्या आपका ओईटी का रिक्वायरमेंट है, कितने आपके पैसे लगेंगे, कितना आपका टाइम लगेगा, किस समय आपको आपके जो एजेंट हैं उनको अप्रोच करना है, किस समय तक, किस टाइम तक आप अपने आप से जो ये प्रोसेस है खुद कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको अपने एजेंट को अप्रोच करना है। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो ये इंटरव्यू है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस इंटरव्यू को आप लोग लास्ट तक देखें। तो चलिए इस इंटरव्यू को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। आज हमारे साथ अलीशा हैं और अलीशा आयरलैंड के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हैं। तो आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे अलीशा को लेके और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते भी थे आयरलैंड के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आज सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे क्लियर होंगी। हम लोग एक-एक करके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो हाय अलीशा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो संदीप? और थैंक यू इस अपॉर्च्युनिटी के लिए जो आपने मुझे दी। आई होप कि ये वीडियो लोगों के लिए यूज़फुल रहे, आपके सब्सक्राइबर को ये वीडियो अच्छी लगे और उनकी मदद हो सके। एंड थैंक यू सो मच अलीशा, आप यहाँ पे आए। काफ़ी बिज़ी रहता है आपका शेड्यूल, है ना? हम लोग काफ़ी दिन से मतलब ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर हम नहीं बना पा रहे थे। पर आज अलीशा फ्री हैं तो आज हम इस वीडियो को बनाएँगे। तो चलिए, इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं अलीशा आपसे ना। तो सबसे पहला सवाल, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इधर-उधर नहीं घूमेंगे, सीधी बातें करेंगे इसके अंदर, है ना? तो सबसे पहले आप मुझे बताएँ कि कौन-कौन एलिजिबल है आयरलैंड में एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए? जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सब लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं? सब लोग एलिजिबल हैं, जीएनएम, पोस्ट बीएससी, एमएससी सब लोग एलिजिबल है आयरलैंड में काम करने के लिए। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको आयरलैंड में एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो? देखिए, एक्सपीरियंस जो है वो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कैंडिडेट्स में। मैं अपनी तरफ से आपको बोलूँगी कि आपको 2 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही आप आयरलैंड को कंसिडर करें। और बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ 1 साल एक्सपीरियंस के कैंडिडेट को भी एक्सेप्ट करती है, पर उस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको एम्प्लॉयर्स मिले, क्योंकि मोस्टली एम्प्लॉयर्स जो है यहाँ पे वो 2 इयर्स एक्सपीरियंस को ही कंसिडर करते हैं। तो अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको नर्सिंग होम में जॉब मिल जाए या क्लिनिक्स में जॉब मिल जाए, पर हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है। तो फ्रेशर्स के लिए क्लियर नो है। फ्रेशर्स के लिए क्लियर नो है। एक बार को जिनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, वो फिर भी ट्राई कर सकते हैं नर्सिंग होम्स और क्लिनिक के लिए, पर फ्रेशर्स के लिए इट्स अ कंप्लीट नो। ओके। इसके अंदर एक सवाल ये भी आता है कि अगर बाय चांस कोई बच्चा एक्सपीरियंस लेता है, कोई रजिस्टर्ड नर्स एक्सपीरियंस लेती है इंडिया से या फिर अदर कंट्री से, तो कुछ मैंडेटरी है कि इतने बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए? हाँ जी, 200 प्लस बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, अगर आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में आना है तो। और नर्सिंग होम के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर कोई भी अगर रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, हर कोई एटलीस्ट 200 बेडेड होना चाहिए। अगर आप कंट्री साइड में जाओगे, जैसे आयरलैंड के कंट्री साइड में जाओगे, तो कुछ-कुछ हॉस्पिटल्स 150 प्लस बेडेड को भी कंसिडर करते हैं, पर मोस्टली 200 प्लस। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा आयरलैंड आना चाहता है, तो उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हम लोग लेके ही चलते हैं और अगर वो एक्सपीरियंस ले भी रहा है, तो एटलीस्ट 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर वो अपना एक्सपीरियंस ले। नहीं तो 150 में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनको रिक्रूटमेंट में आगे जाके दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कत होगी। हुँ। चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि क्या एक जो करियर गैप आता है या फिर हमारे एक्सपीरियंस के बीच में गैप आता है, क्या आयरलैंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है? अगर करता है तो कितना एक्सेप्ट करता है?
6 मंथ्स का गैप यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, बट जो 6 मंथ्स का गैप है वो आपका रीसेंट गैप होना चाहिए। तो कोई भी गैप जो 6 मंथ्स का है, वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, कोई पुराना गैप अगर किसी का है तो 6 मंथ का? अगर कोई पुराना गैप है, जैसे कि कई फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि वो मैटरनिटी के लिए 1 साल की लीव ले लेती है। तो अगर आपने वो 1 साल का लीव लिया और उसके बाद आपने काम करना शुरू कर दिया है और उसके बाद आप 1 साल काम कर चुके हैं, तो वो पुराना गैप एक्सेप्टेबल है। पर जो रीसेंट गैप है, मेन यहाँ पे जो इश्यू क्रिएट होता है, वो है कि रीसेंट गैप का। तो इनका जो रीसेंट गैप का क्राइटेरिया है, वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने काम किया है और अभी अपना काम करना छोड़ दिया है, अगर 6 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। 6 महीने से नीचे है, तो वो एक्सेप्टेबल है। हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर हम बात करते हैं ओईटी की, तो अगर बच्चा ओईटी या फिर आईएलटीएस क्लियर करता है, तो उनको कितना स्कोर चाहिए आयरलैंड में काम करने के लिए? तो ओईटी के लिए आपको बी चाहिए 3 मॉड्यूल में और सी प्लस चाहिए किसी भी एक मॉड्यूल में, ये अच्छी बात है यहाँ की। और आईएलटीएस अगर आप दे रहे हैं तो आप सबको पता ही होगा कि आपको एकेडमिक्स आईएलटीएस देने हैं और एकेडमिक्स आईएलटीएस के लिए आपको 7 चाहिए किसी 3 मॉड्यूल में और 6.5 किसी भी एक मॉड्यूल में। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये आती है, काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमारा क्लबिंग हो गया है और क्लबिंग के बाद हमारा आयरलैंड का स्कोर आ गया है, तो क्या क्लबिंग एक्सेप्टेबल है आयरलैंड के अंदर? नहीं, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एज़ ऑफ नाउ क्लबिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, पर एनएमबीआई अपने रूल्स चेंज करती रहती है, तो आप एनएमबीआई की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि उस टाइम पे क्लबिंग एक्सेप्टेबल है कि नहीं, पर एज़ ऑफ नाउ क्लबिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एज़ ऑफ नाउ आपको एक अटेम्प्ट में अपना आयरलैंड का स्कोर लेके आना है, तभी आप एलिजिबल हैं आयरलैंड में काम करने के लिए। सही बात है अलीशा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे से काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरी बात कराओ अलीशा मैम से। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि मेरे को बोलते हैं कि अलीशा मैम से बात कराओ। मेन उनका जो कंसर्न है वो ये है रिक्रूटमेंट को लेके। लोगों के अंदर को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं रिक्रूटमेंट को लेके कि सर हमें एजेंट चाहिए। तो एजेंट की ज़रूरत कब पड़ती है अलीशा, या फिर बच्चा क्या अपनी तरफ से भी प्रोसेस कर सकता है आयरलैंड की? तो आपका जब एलिजिबल स्कोर आ गया आईएलटीएस और ओईटी का, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एनएमबीआई रजिस्ट्रेशन। एनएमबीआई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, वो खुद से भी कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अलग एजेंट होगा। तो ऐसा कोई ऑथराइज़ एजेंट नहीं होता रजिस्ट्रेशन के लिए, पर जिन बच्चों ने प्रोसेस किया आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई एजेंट की डिटेल्स हैं या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर मेरे पास कोई ऐसा होगा जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो मैं आपको उसके पास रेफ़र करूँगी। और उसके बाद आपका जब डिसीजन लेटर आ जाता है, तब आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी की ज़रूरत है, उससे पहले आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो एनएमबीआई आपको डिसीजन लेटर इश्यू करेगी, जिसमें वो बताएगी कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर आयरलैंड और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आयरलैंड। सो वंस यू आर एलिजिबल तब वो करेक्ट टाइम है, आप एजेंसीज़ को अप्रोच करें और बहुत सारी एजेंसीज़ है, रिलायबल एजेंसी जो यूके और आयरलैंड दोनों के लिए ही प्रोसेस करती है। आप अपने रिज़्यूम्स और अपना डिसीजन लेटर उनको सेंड कर सकते हैं, तब वहाँ से आपका जो एजेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। जैसे ये अगर आपको यूके में काम करना है एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, तो आपको अपना ओईटी और अपना सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अगर इंटरव्यू देना है, तो आपको एजेंसीज़ के पास जाना पड़ेगा। एजेंसीज़ आपका इंटरव्यू करवाती हैं। वैसे ही अगर आपको आयरलैंड जाना है एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए, तो पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आपका डिसीज़न लेटर आए, उसके बाद आप अपना एजेंट ढूँढना स्टार्ट करें। एनएमपीआई रजिस्ट्रेशन है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। डिसीज़न लेटर आपका खुद से भी आ जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आपको वहाँ तक एजेंट नहीं करना है। जिस दिन आपके पास डिसीज़न लेटर आए, उस दिन आप जाके किसी एजेंसी में अपने आप को एनरोल करें या फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे फर्दर प्रोसेस आपका एजेंसी आपकी हेल्प करेगी। सही बात है अलीशा ये चीज़? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हम जब यूके आते हैं तो हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है ओस्की, है ना? यहाँ पे आने के बाद अगर हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पिन चाहिए तो अगर यूके का अगर हमें रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, तो आयरलैंड के अंदर क्या है? आयरलैंड के अंदर आपको इंडिया में रहते हुए कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको सिर्फ़ अपना आईएलटीएस ओईटी देना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना है और उसके बाद आपको जो लाइसेंस एग्ज़ाम है, वो आयरलैंड में आके देना है। अच्छा, कोई प्रोग्राम वगैरह करना पड़ता है, कोई कोर्स वगैरह करना पड़ता है हमको, बच्चों को? उसके लिए आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो आयरलैंड आने के बाद 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट होता है एप्टीट्यूड एग्ज़ाम और सेकंड होता है एडेप्टेशन प्रोग्राम। एडेप्टेशन प्रोग्राम इज़ जस्ट लाइक अ प्रोग्राम जिसमें आप 6 वीक एज़ स्टूडेंट नर्स मैं कहूँगी काम करते हैं क्योंकि आप ट्रेनिंग। हाँ जी, एक तरह की ट्रेनिंग है 6 वीक की, जिसमें आप किसी सीनियर नर्स के सुपरविज़न में काम करते हैं। वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं 6 वीक्स के लिए और उसके बाद वो इस प्रोग्राम के बीच में मीटिंग्स होती हैं और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, आप क्या चीज़ अच्छी कर रहे हो और 6 वीक्स के बाद वो प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको अपनी पिन मिल जाती है।
वेयर एज़ एप्टीट्यूड एग्ज़ाम इज़ जस्ट लाइक जैसे आपका सीबीटी होता है, ठीक है? तो उसमें पहले आपको थ्योरी पार्ट है और उसके बाद जैसे यूके में ऑस्की है, वैसे ही एप्टीट्यूड में पहले थ्योरी पार्ट आप क्लियर करो, फिर आपको प्रैक्टिकल पार्ट क्लियर करना है। पर वो ये एप्टीट्यूड भी आपको आयरलैंड आके देना है। अच्छा, पहले हम लोग बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो हमें क्या इसकी फीस पे करनी पड़ती है एप्टीट्यूड एग्ज़ाम के लिए? तो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की फ़ीस या तो आपका एम्प्लॉयर पे करता है या फिर आप अपने आप से पे करते हो। तो जो एप्टीट्यूड की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी एप्टीट्यूड की जो फ़ीस है वो 2500 यूरो है। तो अगर हम मान लें तो करीब-करीब वो मतलब 2,30,000 के आस-पास हो गया, 2.5 लाख ही मान लेते हैं। ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा है इंडियन करेंसी में। तो किसी-किसी केस में एजेंसी पे करती है, किसी-किसी केस में आपको वो पे करना पड़ता है। एक और सिनेरियो है जहाँ पे एजेंसी आपकी फीस पे करती है और आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि अगर आप फेल हो गए तो आपको फीस उन्हें वापस करनी पड़ेगी। अच्छा, मेन चीज़ ये आती है, काफ़ी सारे लोग मेरे से भी ये चीज़ पूछते हैं कि सर अगर हम लोग ओस्की में फेल हो गए तो क्या होगा? उसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर बच्चा इस एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो क्या होगा अलीशा? इस एग्ज़ाम का फेलियर रेट बहुत कम है क्योंकि इसमें 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो जैसे कि आप राइटिंग में फेल हो गए, तो आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा और ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी है, आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो अगर आप 14 स्टेशन है, 14 स्टेशन में अगर आप किसी 3 स्टेशन में फेल हो गए, तो नेक्स्ट टाइम आप जा कर के वही 3 स्टेशंस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ आता है, जैसे आपने मुझे बताया एडेप्टेशन प्रोग्राम, है ना? तो जब बच्चा एडेप्टेशन प्रोग्राम में होगा या फिर वो एज़ अ ट्रेनी काम करता है हॉस्पिटल में, क्या उनको सैलरी मिलती है उस समय? हाँ जी, मिलती है उस टाइम पे उनको एवरी 15 डेज़ एडेप्टेशन नर्स करके एक सैलरी है, वो मिलती है और वो काफ़ी अच्छी सैलरी है। करीब-करीब वो 950 यूरो के आस-पास है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे को ये भी पूछनी, काफ़ी सारे डाउट्स मेरे अंदर से भी अभी आ रहे हैं निकल-निकल के, कि क्या बच्चा इंडिया से ही चूज़ कर सकता है कि उसे एडेप्टेशन प्रोग्राम करना है या फिर जो दूसरा आपने जो एग्ज़ाम बताया वो देना है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी सारे लोग इसमें होते हैं कि हमें एडेप्टेशन प्रोग्राम ही करना है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है आपको क्या करना है। एडेप्टेशन प्रोग्राम कोई भी एम्प्लॉयर तब करता है जब उनके पास काफ़ी सारी नर्सेज़ एक साथ होती हैं, पर फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप कोई हॉस्पिटल जॉइन कर रहे हो और आपके साथ बाकी नर्सेज़ नहीं जॉइन कर रही, तो ये हॉस्पिटल के ऊपर है कि वो आपको कौन-सा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बोले। जैसे जब मैं आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटल ने जब इंटरव्यू लिया तब उन्होंने मुझे बोला कि एडेप्टेशन प्रोग्राम है। पर मैं कोविड टाइम पे आई थी, तो शायद काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा में प्रॉब्लम आई या कुछ भी हुआ, तो उन्होंने मुझे बाद में बोला कि आपको एप्टीट्यूड देना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल के ऊपर है कि वो कौन-सा एग्ज़ाम आपको चूज़ करके देते हैं। बट जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप एडेप्टेशन प्रोग्राम ही चाहते हो, तो आप अपनी एजेंसी को पहले से बोल सकते हो, आई एम लूकिंग फॉर एन एडेप्टेशन प्रोग्राम, तो वो उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी। अच्छा, तो इसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं। अगर आप एडेप्टेशन प्रोग्राम पे आते हैं तो शायद आपको सस्ता पड़ेगा, पर अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर आते हैं तो वो आपको महँगा पड़ेगा। सही बात है, अलीशा? चलिए, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। पैसे की बात कर ही रहे हैं तो आप मुझे ये बताएँ कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, अगर आप इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी ओईटी प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन की तो ख़ैर अलग-अलग फ़ीस है और एग्ज़ाम की फ़ीस सबके सामने है। जिस दिन बच्चे का अपना एग्ज़ाम क्लियर होता है, उस दिन से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, जब तक वो आयरलैंड के अंदर उनका पिन नहीं मिल जाता है, रजिस्टर नहीं हो जाते हैं एज़ अ नर्स, तब तक कितना खर्चा आता है? तो खर्चे को हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो हो गया एम्प्लॉयर जो आपको पहले से स्पॉन्सर कर रहे हैं। दूसरा हो गया एम्प्लॉयर जो आपको पहले से स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं और बाद में आपको सारा अमाउंट रिफंड करेंगे। जैसे कि आपकी फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा, प्रोसेस और मतलब एटिपिकल वीज़ा। तो अगर हम फर्स्ट टाइप के एम्प्लॉयर की बात करें, तो स्टार्टिंग से लेके मैं इसमें आपका ओईटी भी इंक्लूड कर रही हूँ। ओईटी से लेकर के आपका फ्लाइट और यहाँ पे आने तक का जो आपका खर्चा है, वो कम से कम 6.5 से 7 लाख तक का हो सकता है। और अच्छा, अगर आप काफ़ी अगर आप दूसरे टाइप के एम्प्लॉयर के साथ जाते हैं, तो फिर आपका मुझे लगता है मुश्किल से आपका 1.5 या 2 लाख रुपए खर्च होगा। अच्छा, कौन-सा बेस्ट है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सेकंड टाइप का एम्प्लॉयर बेस्ट है, क्योंकि इंडिया में जितनी भी नर्सेज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हो, प्राइवेट में कर रही हो, सब मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। और जब हम लोग अब्रॉड आते हैं, तो हमें ये रहता है कि हम पीछे घरवालों के लिए भी थोड़ी सेविंग छोड़ के आएँ, क्योंकि यहाँ से हम एकदम से आते साथ तो पैसे नहीं भेज सकते, आते सही साथ बात। कुछ नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से सेकंड टाइप का एम्प्लॉयर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो आपको पहले से सब कुछ स्पॉन्सर कर रहा है, आपको फ्लाइट टिकट्स वगैरह सब दे रहा है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको नहीं पता कि आपका आगे कितना खर्चा हो रहा है। हो सकता है आप आयरलैंड में आपको अकोमोडेशन नहीं मिले, आपको आपको एक महँगा अकोमोडेशन लेना पड़े, आपका बाद में ज़्यादा खर्चा हो जाए। तो आप एक मतलब पैसा बचा के भी रख सकते हो बाद के लिए। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर अगर आपको इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज़ गो विद द फर्स्ट वन।
अच्छा हाँ, वो भी सही बात है, अगर वैकेंसीज़ नहीं है, इंटरव्यूज़ नहीं है तो मरता क्या नहीं करता। सही बात है हाँ, कि नहीं? तो आप तो ऐसे वेट मत करो कि मैं फ्री में ही जाऊँगी, फ्री में ही जाऊँगी। नहीं तो आपका डीएल वगैरह सब एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब 6-7 लाख रुपए दे के चले जाओ। बाद में ऑब्वियसली आपको 2-3 महीने की सैलरी में सारा रिकवर हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे ही अभी आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आपका जो डीएल है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपका जो डिसीज़न लेटर है, राइट? वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, हुँ, तो हुँ। कितनी वैलिडिटी होती है डिसीज़न लेटर की? 1 ईयर। 1 ईयर की। अगर आप 1 साल में रिक्रूट नहीं होते हैं, तो वो आपका एक्सपायर हो जाएगा वहाँ पे। चलिए, दूसरी चीज़ ये पूछनी है कि प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, ओईटी क्लियर करने के बाद? ओईटी क्लियर करने के बाद आपका करीब-करीब 7 से 8 महीने लगेगा और ये डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो एनएमबीआई लेती है। तो एज़ पर एनएमबीआई वेबसाइट वो 1 से 3 महीने में आपको डिसीजन लेटर दे देती है। बट जस्ट इन केस अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, कुछ-कुछ लोगों का मतलब 10 साल, 15 साल होता है और उन्होंने 5-6 हॉस्पिटल्स में काम किया है इस बीच। तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगता है क्योंकि वो पूरे 5 हॉस्पिटल से वेरिफिकेशन लेगी। तो उसमें टाइम लग जाता है बट आपका जो टोटल प्रोसेस है वो इतने में मतलब 7-8 महीने में खत्म हो जाता है। मतलब फीडबैक लेने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है उनको हुँ, हॉस्पिटल, हुँ, हुँ। है ना? देखो जैसे कि काफ़ी सारे लोग हमें बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं ये चीज़ें कि सर आयरलैंड का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है, 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, क्या ये सच है? अगर आपको इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं और आपका रिक्रूटमेंट स्लो हो रहा है क्योंकि क्या है यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको ही पता होगा हर चीज़ बहुत धीरे-धीरे चलती है। तो कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट्स और उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। कई बार महीनों-महीनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रैक्ट जब भी इश्यू करेगा हॉस्पिटल, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद फिर वीज़ा में पहले वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 15 से 20 दिन था, पर आजकल मेरी काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात होती है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें महीना भी लग जा रहा है। तो अभी वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 30 टू 45 डेज़ हो चुका है और उसके बाद आपको मेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो हाँ, साल भर आप लेके रखें कि साल भर आपको लग जाएगा। मतलब आपने जिस दिन ओईटी दिया, ओईटी देने से आप जिस दिन आयरलैंड लैंड करोगे, आप 1 साल का टाइम लगा लो। अच्छा, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है एज़ कम्पेयर टू हाँ यूके, जी, है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। चलो प्रोसेस तो लंबा है पर क्या बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो आप मुझे ये बताएँ कि फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है अगर कोई फ्रेशर वहाँ पे जाता है तो? मतलब फ्रेशर मतलब 2 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। तो कितनी जो सैलरी? जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी आप 2500 यूरो से स्टार्ट कर लीजिए। तो कम से ग कम इतनी होगी, पर डिपेंड करता है कि हम आईएनआर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। तो हाँ, डिपेंड करता है कि वो आईसीयू में है, किस वार्ड में है, कैथ लैब में है, सीसीयू में है, तो उस पे डिपेंड करेगा। अगर वो किसी मतलब किसी ओपीडी में है या एंडोस्कोपी में, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी कम होगी, 2000 यूरो या 2200 यूरो होगी। पर अगर आप किसी स्पेशलाइज़्ड यूनिट में, तो 2500 यूरो से शुरू होगी। इंडियन करेंसी में बताएँ। इंडियन करेंसी में आप 2,30,000 मान लें, क्योंकि अभी 1 यूरो 89 का चल रहा है, 89-90 का ही रहता है 1 यूरो, तो उस हिसाब से। और जैसे कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस तो मेरी कितनी सैलरी होगी? आपकी सैलरी कम से कम 3,000 यूरो प्लस होगी और जैसा मुझे पता है आप आईसीयू में हैं, तो आपकी सैलरी कम से कम 3,500 यूरो, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि 3,500 यूरो का हो गया आपका 3,000 3,02,000 या 3,30,000 और अगर आप सिर्फ नाइट शिफ्ट्स करते हो, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि नाइट के आपको स्पेशल अलाउंस मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ आ जाएँ संदीप जी, तो आपकी सैलरी साढ़े 3 लाख या 3,80,000 तो हो जाएगी। और जो मेरी सैलरी मुझे फिलहाल मिल रही है, मुझे मिल रही है 2,40 मतलब 2,40,000 मिल रही है, तो लगभग 1 लाख का तो फ़र्क है ही, 1 लाख मानते का हो कि नहीं? फ़र्क है। 1 लाख हुँ, का हुँ, फ़र्क हुँ। है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि जितने भी जैसे कि अलीशा मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि आपने आयरलैंड क्यों चूज़ किया? जब मैं आयरलैंड आई थी, मुझे 2.5 साल हो गए, तो जब मैंने आयरलैंड के लिए स्टार्ट किया था, मुझे भी नहीं पता था कि आयरलैंड कैसे आना है, क्या प्रोसेस है और अभी तो आप यूके के लिए हैं, जो वीडियोज़ बना रहे हैं हिंदी में, पर तब आयरलैंड के लिए जब मैं सर्च करती थी, तो मुझे ऐसा कुछ भी मतलब वीडियो हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिली, जो देख कर के मैं प्रोसेस कर सकूँ। पर मुझे जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो पता चला कि ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा सैलरी मिलती है और ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी सैलरी पर ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस आयरलैंड से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और महँगा है। तो मैंने आयरलैंड जो चूज़ किया वो इसीलिए किया क्योंकि तब मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था और 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू यूके। जी, हाँ अगर जी। मैं आयरलैंड में काम करता तो मेरी सैलरी ज़्यादा होती एज़ कम्पेयर टू यूके और जैसे कि अलीशा का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए अलीशा ने वो चूज़ किया क्योंकि उनको उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिल रही है पर यूके के अंदर ऐसा नहीं है। अगर काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल आप नेगोशिएट कर सकते हो तो कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है पर यूके के अंदर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आयरलैंड के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो यू विल गेट मोर सैलरी ओवर देयर राइट। दूसरी चीज़ अगर अलीशा मैं ये पूछता हूँ कि जो बच्चा चाहता है मैं आयरलैंड आऊँ, चाहे वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपकी तरफ से क्या राय होगी उन लोगों के लिए? क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, मैं हमेशा कैंडिडेट्स को ये बोलती हूँ, अगर आप एक फ्रेशर हो,
तो आप यूके चूज़ करो, क्योंकि ऑब्वियसली जो फ्रेशर है, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे और घर वालों के लिए भी मतलब बड़ा मुश्किल होगा एक फ्रेशर बच्चे को बाहर भेजना। अगर आप फ्रेशर हो तो आप डेफ़िनेटली यूके चूज़ करो, पर अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आपका 2 ईयर प्लस है, स्पेशली अगर आप 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, तो आप डेफ़िनेटली आपको आयरलैंड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और हम जो नर्सेज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है जब हम इंडिया में होते हैं, शायद आप भी रिलेट कर पाओगे। जब हम इंडिया में होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत छोटा फ़ील करते हैं, क्योंकि इसका एक ही रीज़न है कि एक तो हम नर्स हैं, हमें इंडिया में ऑलरेडी छोटा फ़ील कराया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, और दूसरा मोस्टली नर्सेज़ हम लोग मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब्रॉड जाना बहुत बड़ी बात है। शायद आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, जितने भी कैंडिडेट्स, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम जो यहाँ बैठ गए अब्रॉड अब्रॉड आकर के, या हम बहुत अमीर खानदान से हैं, इसलिए शायद हम यहाँ आ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं संदीप जी को भी जानती हूँ, वो भी मिडल क्लास फैमिली से हैं, मैं भी मिडल क्लास फैमिली से हूँ। एक टाइम वो था जब हमने भी सोचा था कि भई सिर्फ़ अमीर लोग जाते होंगे बाहर, हम कहाँ जा पाएँगे। पर इट्स जस्ट लाइक कि जैसे वॉर में जब आप कूद जाते हो ना, तब आपको पता चलता है हाउ वाइडली कैपेबल यू आर। इट्स जस्ट लाइक दैट, प्रोसेस टफ है, यूके का थोड़ा कम टफ है, आयरलैंड का ज़्यादा टफ है, ऑस्ट्रेलिया का उससे भी ज़्यादा टफ है, यूएस का उससे भी ज़्यादा टफ है। तो एक बार आप जब इस वॉर में कूद जाओगे, एक बार आप ओईटी वाली वॉर में कूद जाओगे, एक बार में क्लियर नहीं होता, 2 बार में करो, 3 बार में करो। जब भी क्लियर करो आप, जब आप यहाँ आओगे वो कंप्लीटली वर्थव्हाइल होगा। तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप डेफिनिटली आयरलैंड का ट्राई करें, अगर कम एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, तो यूके ट्राई करें। और मैंने भी एक चीज़ देखी है अलीशा कि ना एक बार जैसे आपने बहुत सही चीज़ बताई कि एक बार आप एंटर हो जाते हो ना, तो सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर मैं यूके का यस। प्रोसेस करता हूँ, तो सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर नहीं भी है, तो काफ़ी सारे लोग हैं मदद करने के लिए। आयरलैंड का प्रोसेस करते हैं, आपको इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने कॉल्स वगैरह भी आते हैं, आपको कॉल अगर किसी को अलीशा से बात करनी है, तो आप अलीशा को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे उनका एक अकाउंट है, आप वहाँ से उनका कॉल भी बुक कर सकते हैं, अगर आप उनको आपको बात करनी है। डिसीजन लेटर के रिगार्डिंग या फिर एनएमबीआई रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और इनका चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बना के रखी हैं वहाँ पे, और वैसे आपको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे अलीशा, है ना? पर फिर भी मैं लोगों को बता देता हूँ, अगर अलीशा को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जानना है आयरलैंड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। मेरा बस मैं यही बोलता हूँ कि जो भी हम लोग प्रोसेस वगैरह कर रहे हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा अलीशा, आपने ये सारी चीज़ें बताई, लोगों के जो डाउट हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच अलीशा फॉर बीइंग इन दिस वीडियो एंड इन दिस इंटरव्यू। तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच संदीप, एंड थैंक यू फॉर दिस ऑफर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को करते रहें और सारे लोगों को, बच्चों को एनकरेज करते रहें। थैंक यू।